नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम कर्मचारी पर जानलेवा हमले का हुआ खुलासा। 2 हिस्ट्री शीटर सहित 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने गंजा कर निकाला जुलूस। आंगनबाड़ी कर्मचारी की आत्महत्या को लेकर हुआ बवाल। आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद शांत हुआ माहौल। सारा क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने बोला धावा। परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के हिरणबगरी थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व नगर निगम कर्मचारी पर जानलेवा हमले के मामले में शनिवार को एसपी योगेश गोयल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 हिस्ट्री शीटर है, जबकि 2 अन्य का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व नगर निगम कर्मचारी खराल पर स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार सवार युवकों ने रास्ता रोककर मारपीट और धारदार हथियार से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। एसपी योगेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को घायल लेखराज ने हिरणबगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में लेखराज ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ पेट्रोल भरवाने जा रहा था, तभी 2 गाड़ियों ने उसे टक्कर मारी और उसमें सवार विपिन चौहान, प्रवीण सालवी, विक्की और ऋषभ ने उसे घेर लिया। इसके बाद लात, घूंसों और धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रवीण सालवी और विक्की हिस्ट्री शीटर है, जबकि विपिन चौहान और ऋषभ गुर्जर के खिलाफ पूर्व में भी अपराध दर्ज है। फिलहाल हिरणबगरी थाना पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और घटना में प्रयुक्त वाहनों की भी जांच जारी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी परेड भी निकाली। ये कल थाना हिरणबगरी पर लेखराज बकवाल के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि वह जब अपने एक साथियों के साथ पेट्रोल भराने के लिए जा रहा था, तो पीछे से एक स्कॉर्पियो कार और एक स्विफ्ट कार ने आकर के टक्कर मारी और उसमें से 4 बदमाश, जिसमें विपिन चौहान, प्रवीण सालवी, विक्की और ऋषभ गुर्जर, ये 4 बदमाश उतरे और इन्होंने आते ही इनके साथ ताबड़तोड़ मारपीट की और मारपीट करने के साथ साथ चाकू से इसके ऊपर कुछ वार किए, जिसमें लेखराज गंभीर रूप से घायल हुआ। वो प्रकरण हमने इमीडिएटली अटेम्प्ट टू मर्डर और CS सेक्शंस के अंदर दर्ज किया। ऋतिक और प्रवीण सालवी ऑलरेडी थाना अंबामाता और प्रवीण थाना गोपालपुरा का हिस्ट्री शीटर है और विक्की और ऋषभ गुर्जर का भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। इन चारों ही अपराधियों को लगातार प्रयास करके SHO हिरणबगरी भरत योगी ने गिरफ्तार कर लिया और चारों से ही पूछताछ कर रहे हैं और भी किस वारदातों में इन्वॉल्व है इनके खिलाफ और जानकारी करके ये इस बिटवीन और किन वारदातों में संलिप्त है इस बारे में पूछताछ की जाए। अभी इमीडिएटली जो जानकारी लगी कि लेखराज और ऋतिक और इनके बीच में कुछ इश्यूज को लेकर के फ़ोन पर बोलचाल हुई थी। अभी कोई ठोस कारण परिवादी ने नहीं बताया क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड है, बट इस संदर्भ में और हम अभी जांच करके वास्तविक कारण क्या है उसकी जानकारी बताएं। क्या मारा था चाकू मारा था। मारोगे आप अपराध करोगे? नहीं करेंगे। और अपराध करेगा? नहीं करेंगे। आज के बाद नहीं करेंगे। आज के बाद नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है।
उदयपुर में शुक्रवार को हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की आत्महत्या की घटना ने नया मोड़ ले लिया है। शनिवार को मृतका के परिजनों और समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोशित समाजजनों ने स्पष्ट कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और पक्षपात का नतीजा है। मृतका की बेटी ने मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाए। उसने बताया कि उसकी मां को योग्य होते हुए भी बार बार नजरअंदाज किया जा रहा था क्योंकि किसी विशेष समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी। इस भेदभाव से आहत होकर ही उनकी मां ने विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। परिजनों के आरोपों और बढ़ते जनदबाव के चलते पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। मृतका की बेटी ने सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा और निलंबन की मांग की है। इस बीच जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर आर्थिक सहायता और नौकरी देने की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। ने जो 4 जनों का नाम उस लिस्ट में लगा था, 2 को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया है। 2 को उन्होंने आज शाम तक आश्वस्त किया है कि हम उनको पकड़ के लाएंगे और हमारी जो मांगे हैं वो भी कलेक्टर साहब पूरी करेंगे। अभी सिर्फ उसका आश्वासन ही दिया है। हमको सिर्फ उनका आश्वासन दिया है। हमको प्रशासन के ऊपर उम्मीद है कि वो उस कार्य को पूरा करेंगे। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, हमने 4 जनों का नाम आपको पूर्व में बता रखा है। उसमें से 2 जनों को उन्होंने अरेस्ट कर रखा है, 2 को ये शाम तक अरेस्ट करेंगे। एक हमने क्षतिपूर्ति राशि मांगी है और एक नौकरी के लिए, वो भी कलेक्टर साहब उसकी भी पूर्ति करेंगे। निलंबन बोला है, निलंबन का भी निलंबन उनको निलंबित करेंगे और 100% कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया। अब आपका क्या रहेगा? अभी हम हमारी मम्मी को अब पोस्टमार्टम में नहीं रखना चाहते। अभी हम चाहते हैं कि हम हमारी मम्मी को एक बार दाह संस्कार करें, क्योंकि हमारी मम्मी को हमने पिछले 24 घंटे से हमने देखा नहीं है। अब हम हमारी सब्र की सीमा टूट चुकी है। हम आश्वासन के ऊपर एक बार उन पर विश्वास करके उनका दाह संस्कार के लिए आपसे कभी ये चीजें शेयर की थी उनके साथ में? इस तरह नहीं, ये चीजें मेरे साथ हुई थी। मैं खुद पैसे लेके गई थी, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं वो खुद पैसे लेके गई थी। तो कोई मैं MA B.Ed भी कर रखा है मैंने, ठीक है। 10वीं पास उन्होंने लगाया, खाली मोमेडियन है हिंदू के चक्कर में। ये बात मम्मी को नेगलेक्ट में, मम्मी को मैंने कहा आंगनबाड़ी की सैलरी आपके 10,000 की मिलती है, मैं 25-30 हज़ार रुपये खुद कमा। मम्मी की ये बात नहीं है। ये लोग बहुत सी गरीब औरतों के साथ हमेशा से यही करते आ रहे हैं, जबकि इसमें क्वालिफिकेशन का होता है कि भाई आपने BA कर रखा है तो आपको इसके नंबर, MA कर रखा है तो इनको कोई मतलब नहीं। इनको ये मतलब है कि 2 लाख कौन दे रहा है, 2.5 लाख कौन दे रहा है। और शारदा मैडम तो बिना पैसे के उनके काम ही नहीं चलता है। आंगनबाड़ी की जैसे तनख्वाह 8,000 तो उनको 3,000 उसमें से चाहिए। कितने सालों से ये बहुत सालों से चल रहा है। उनके फार्म हाउस, बंगले सब बन गए। जब आप देखोगे ना उनके बंगले, फार्म हाउस, और एक सुपरवाइजर से इतना कैसा हो। वो PA की वाइफ है, उन पे उन्होंने सब पे नेतागिरी लगा रखा। अभी जो हमारे साथ कार्यकर्ता है उनके फोन कर रही है वो कि तुमको मैं सबको देख लूंगी, जो मेरे साथ होगी। कुछ बहनें हमारी उनसे चली गई जो आई थी। परेशान किस चीज के लिए करते थे? परेशान पैसे, सारा दिन में उनको पैसे हिंदू मुसलमान कर रखा था। एक अतीका बानू थी, वो ऐसे ही कि भाई किसकी भी सीट है पागल बना के कागज फाड़ देते थे दिनेश जी बाबू। बताते ही नहीं थे कि भाई 10वीं तक दिए, 12वीं तक दिए। मैंने आज से 2 साल पहले हरिजन वो खांजीपीर बस्ती में ज्वाइन किया था 2 दिन। तो मैंने 1.5 लाख रुपए की बात हुई थी मेरे, तो मैं देने को तैयार हो गई थी। मेरे हस्बैंड, उनको कोई 2 लाख रुपए वाली मिल गई तो उन्होंने मेरा कागज फेर के डेस्टिनेशन में 2.5 लाख देगी तो मैं करूँगी। मैंने कहा मेरे कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं नहीं करूँगी। उस बात को मेरी मम्मी ने प्रेस्टिज के लिया था। इसके बाद अभी इनकी बेटी निर्मला आंटी, ये इनकी बेटी तलाकशुदा, ठीक है। ये फार्म लेके गए, उनके फार्म ऑफिस वालों ने फेंक दी क्योंकि ये गरीब थी। तो ये बात मम्मी ने प्रेस्टिज पॉइंट पे ले ली। मुस्लिम कैंडिडेट के और मुस्लिम मतलब उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि अगर 100% आबादी है उसका मतलब उसमें 70% या 60% जिसकी आबादी होगी उसका लेंगे। तो वहाँ पर एक भी कैंडिडेट मोमेडियन नहीं रहता है, पूरी हिंदू कॉलोनी है। उसमें उन्होंने मुसलमान का कर दिया। और जब मैं देने गई थी तब उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। तो वो सब नियम और कानून कहाँ गए? सिर्फ पैसों के लिए। आज मेरी मम्मी सिर्फ इसी वजह से मरी है क्योंकि सबको न्याय मिल सके। क्योंकि सब लड़कियां डरती है क्योंकि उनकी
सैलरी 8-10 हज़ार रुपये वो घर चलाती है, तो उनको यूँ लगता है कि हम मैडम से दबाओ के 500-1000 रुपये मेरे पास रिकॉर्डिंग के पड़ी है, क्या 500 नहीं लेके आई तो तुम्हारे नौकरियाँ पर मैं कर दूँगी। विजिट के लिए अतिका विजिट करती है, जो कि कार्यकर्ता है। जिसके ऊपर आरोप है वो क्या नाम है और पद क्या है उनका? वो जिसके ऊपर आरोप है, एक का अतिका है, वो कार्यकर्ता है, दिनेश जी मीणा है, वो बाबूजी है, जया मैडम और शारदा मैडम दोनों बुआ भतीजी है, और ये सुपरवाइजर के पद पे। इन्होंने लाखों रुपए की ठगी कर रखी है। अगर आप किसी कार्यकर्ताओं को दबाव से पूछोगे तो वो खुद बता देगी आपको कि कितने रुपए उन्होंने दे रखे हैं। नहीं तो रिटायर्ड कार्यकर्ता आप उनके घर की रिकॉर्डिंग करोगे तो पता चलता है कितने कार्यकर्ता कितने पैकेट लेके जाते हैं। जयपुर जिले की सायरा तहसील के पुनावली गांव में शुक्रवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब आधी रात को हथियारों से लैस 8 से अधिक बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने परिवार की 3 महिलाओं को बंदूक और तलवार की नोक पर बंधक बना लिया और उनके शरीर से गहने उतरवाकर अलमारी में रखी नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वारदात मांगीलाल पुरोहित के मकान में हुई, जहां रात करीब 1 बजे बदमाशों ने मुख्य दरवाजे को तोड़कर घुसपैठ की। घर के भीतर मौजूद महिलाओं को जान से मारने की धमकी देते हुए गहने लूट लिए गए। बदमाशों के जाते ही महिलाओं ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत सायरा पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सायरा क्षेत्र में पहले भी इस तरह की सामूहिक लूट की घटनाएं हो चुकी है। कुछ माह पूर्व एक अन्य गांव में दर्जन भर बदमाशों ने 10 से अधिक घरों में इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे गिरिवा डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर ने सुलझाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 1 बजे आवीने कमाड्यो कीधुं थोडું થોડું બાજુ ઉઠી રહ્યું મોટી કાસ હું દઈ ગયો એકદમ ઉભો મેં કલરોણો आई रे आई सोरे उठो रे दिव्यांश उठो रे सब उठो गया मैं आगो कीधो न कमाड यूं करे नो तोड़ फोड़ करे मां बेटा 3 जना 3 मां बेटा है हूँ एटी पड़ी लागी आटे अरे मां आया मोरे हाथ वाटे बंदूक राखी सब बतावो मावे जो सब बतावो अटे उभो राख्यो अटे उभो राख्यो भाई अटे उभो राखी सब लेन गया अटे चाव्यो दो चाव्यो दीदी सब खोले खुलाड़े वो पूरे मिले 20 लेन गया सब ओटो होना सौंदर्य सब ले गया बाजू बन वारी तुलसी बीदी सब ले गया सब लेन गया बानो बंद करे मारे को चाबी मांगी गेट खोलवा मैं क्यों मुनी हूँ गेट खोलवा चाबी दीदी एटू खोली 2 चाबी 1 चाबी वरे लेन गया 1 मां नहीं लागी पासा आया वरे चाबी लेन गया थू आ मैं क्यों मुनी हूँ के खोलो खोलीन 2 योटू बानो बंद करे नटे मां रोकिन गया आखी रात वो आखी रात घनी मुश्किलों काढ़ी खिड़की तगात नहीं खोली सुबह खोली इधर भी बाने बैठा मैं 10 जना नींद आई रहा 5 बजे उदी कटे थाना में भी दे फोन की दो करी थोए मारो सबई फदे क्या रात सब लेन गया नटे बानो बंद करेन गया यो कमरो बानो बंद गया बंद करेन गया फदे अटियो सुबह में ततरे मोय बोलो नहीं घबरे क्यों मैं अटो फदे में दो रोयो फदे बंद के खोलियो भाईयो दरवाजा खोलियो है। शुक्रवार शाम जहाजपुर कस्बे के ताकिया मस्जिद इलाके में हुए एक युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतक के परिजन और समाज के लोगों ने शनिवार सुबह से स्थानीय अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मृतक के परिवार ने प्रशासन से 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए कस्बे में 5 और 6 जुलाई को मुहर्रम के दौरान निकलने वाले ताजिया जुलूस पर रोक लगा दी है। क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए 10 थानों का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है।
पुलिस के अनुसार मृतक सीताराम की टोंक जिले के छावनी का रहने वाला था। वह अपने 3 साथियों सिकंदर, दिलखुश और दीपक के साथ कार से जहाजपुर आया था। मुख्य बाजार से गुजरते समय उनकी कार एक ठेले से टकरा गई। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। पास में मौजूद करीब 20 लोगों की भीड़ ने चारों युवकों पर हमला कर दिया। इसी दौरान सीताराम को गाड़ी से बाहर खींचकर सड़क पर गिराया गया और गंभीर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अब तक 16 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक के परिजन फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में विशेष डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराने और मांग पर अड़े रहे, जिसे प्रशासन ने मान लिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी आरोपियों के घर और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की भी मांग कर रहे हैं। एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल ताजिया जुलूस की अनुमति रद्द कर दी गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। कस्बे में बाजार बंद है और सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कल शाम जहाजपुर कस्बे में कुछ जो युवक हैं उनके साथ कुछ घटना हुई थी, जिसमें सीताराम नाम का जो युवक है टोंक जिले का रहने वाला है, उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है जहाजपुर थाने में, जिसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के क्रम में एक जो मुलजिम है उसे हमने डिटेन किया है और एक और जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे पूछताछ चल रही है और इस क्रम में सारे साक्ष्य जुटाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में टोंक से आए युवकों की एक मामूली आलू के थैले की टक्कर के बाद वहां उपस्थित भीड़ ने कार में से नवयुवकों को बाहर खींचा, कुछ मारपीट हुई, एक युवक नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कारण जिनका बालक था, कीर समाज सहित हिंदू समाज के लोगों में रोष है और उसके कारण वह आंदोलन, धरना प्रदर्शन इत्यादि मुआवजे की मांग का क्रम जारी है। पुलिस ने मुस्तैदी से कल रात को ही पहुंचकर घटना पर निगाह बनाई है और कुछ अपराधी तत्वों को पकड़ा भी है। अभी कुछ शेष हैं और मैं उम्मीद करता हूं और मैंने पुलिस प्रशासन से कहा भी है कि मुस्तैदी से सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करके कानून व्यवस्था बहाल की जाए। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार को एक धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ की घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। धर्मनाड़ी ग्राम पंचायत के तलादरी क्षेत्र में स्थित 40 वर्षों पुरानी मजार को कुछ अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं का सीधा हमला बताया है। जानकारी के अनुसार यह मजार एक निजी खेत की सीमा में स्थित थी और खेत मालिक द्वारा वर्षों से इसकी देखरेख की जा रही थी। मुस्लिम समाज के लोग नियमित रूप से यहां इबादत करते रहे हैं। शुक्रवार दोपहर को कुछ लोगों ने मजार पर पहुंचकर संरचना को क्षतिग्रस्त कर दिया और धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया। घटना के विरोध में शनिवार को मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने जिला उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व की एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया गया,
जिसमें तालाब की पाल के नीचे स्थित एक और मजार पर तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन तब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समाज के लोगों का आरोप है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं समुदाय में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रही है। मैं केलवाड़ा से शरीफ मोहम्मद शेख, आज दोपहर 11 साढ़े 11 बजे की बात है। केलवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर हमारे जहाँ पर मॉडल स्कूल बना हुआ है उदयपुर रोड पर, वहाँ पर करीब 70-80 साल पुरानी एक दरगाह थी। उसको आज असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों ने तोड़ दी गई है, जिसको लेकर हमने आज एसडीएम महोदय के वहाँ पर और थाने में हमने ज्ञापन दिया है और उक्त कार्रवाई के लिए हमने मांग की है कि जिसने भी ये शरारत की है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिया जाए। उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे स्थित ललित मोटर शोरूम में बड़ी सेंधमारी की वारदात सामने आई। 2 अज्ञात बदमाश छत के रास्ते शोरूम में घुसे और अलमारी व ड्रॉवर तोड़कर करीब 2,80,000 रुपए नगद चुराकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी सुबह उस वक्त सामने आई जब शोरूम का स्टाफ रोज की तरह शोरूम खोलने पहुंचा। भीतर बिखरा सामान और टूटी अलमारी देखकर तत्काल मालिक वीरेंद्र सिंह राव को सूचना दी गई। इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने गोगुंदा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना मिलने पर गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश रात के अंधेरे में छत से शोरूम में घुसते और अलमारी व ड्रॉवर को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश अलमारी खोलते हुए और दूसरा निगरानी करते हुए साफ नजर आ रहा है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को संदेह है कि बदमाशों को शोरूम की आंतरिक स्थिति की जानकारी पहले से थी। पुलिस टीम ने आसपास के इलाके में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। गोगुंदा पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और व्यापारियों ने रात में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कीमत पर उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुक्रवार रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी एएओ को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशीष डामोर पुत्र हेमराज डामोर निवासी खंडी ओबरी खेरवाड़ा उदयपुर के रूप में हुई है। आरोपी वर्तमान में सीएमएचओ ऑफिस उदयपुर में एएओ के पद पर तैनात है। यह ट्रैप कार्रवाई एसीबी जयपुर शहर प्रथम इकाई द्वारा की गई, जो उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन और एएसपी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंजाम दी गई। सूत्रों के अनुसार आरोपी आशीष डामोर ने परिवादी के प्राइवेट हॉस्पिटल में अचानक निरीक्षण कर कुछ कमियां निकालते हुए हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने की धमकी दी थी। इसके एवज में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। प्रारंभिक सत्यापन में 2 लाख पर सहमति बनी, जिसमें से पहले 50,000 रुपए आरोपी ले चुका था। शेष 1.5 लाख रुपए की मांग के बाद जब परिवादी रिश्वत की मांग देने के लिए पहुंचा, तभी एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी की टीम आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी भी लेकर रही। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
उदयपुर सूरजपोल थाना क्षेत्र पारस तिराहे पर शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी को लूटने की कोशिश की। व्यापारी श्रीनाथ ट्रेवल्स की बस से उतरकर अपने साथी के साथ स्कूटी से पारस चौराहे से घर लौट रहा था कि पीछे से एक कार में सवार दो युवक पहुंचे और व्यापारी को घेर लिया। उन्होंने हथियार जैसा कुछ दिखाकर व्यापारी को डराने की कोशिश की और लूटपाट का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी के पास उस समय कोई कीमती सामान नहीं था, जिससे बदमाशों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहने पर आरोपी अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गए। व्यापारी ने घटना की सूचना तुरंत सूरजपोल थाने में दी। थानाधिकारी रतन सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस व्यापारी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। थाना अधिकारी रतन सिंह का कहना है कि वारदात में प्रयुक्त वाहन और बदमाशों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। उदयपुर में अधिवक्ता पर हाल ही में हुए हमले के विरोध में वकीलों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। न्यायालय परिसर में सैकड़ों वकीलों ने इकट्ठा होकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। बार एसोसिएशन की अगुवाई में वकीलों ने न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार करते हुए कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वकीलों का कहना है कि पिछले एक माह में उदयपुर में कई अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी और निराशाजनक रही है। इससे वकीलों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। हड़ताल के चलते जिला एवं सत्र न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और उपखंड न्यायालयों में कार्य पूरी तरह प्रभावित हुआ। कई वादी प्रतिवादी दूर दराज से पहुंचे, लेकिन कार्रवाई न होने से उन्हें निराश लौटना पड़ा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शेखावत ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक अधिवक्ता के लिए नहीं, बल्कि पूरे अधिवक्ता समुदाय की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या रहा है, किस तरह का निर्णय रहा है? आज बार एसोसिएशन उदयपुर के हजारों अधिवक्ता कलेक्टर पर इकट्ठे हुए और एसपी साहब ने आज स्वयं उन्होंने हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल कार्यकारिणी को बुलाकर बातचीत करी और उन्होंने हमें जानकारी दी है कि 2 प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई और तीसरा जो अहम जो प्रकरण है महिला अधिवक्ता का, क्योंकि हमारे बार के अंदर 650 महिला अधिवक्ता है और प्रत्येक महिला अधिवक्ता की रक्षा करना भी हमारे बार एसोसिएशन का कर्तव्य है। तो उस प्रकरण के अंदर भी एसपी साहब ने हमें जानकारी दी है कि अहम मुद्दों पर गहन संशोधन किया जा रहा है और उसके अंदर भी जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उदयपुर पुलिस अब जाग गई है अधिवक्ताओं की ताकत देखने के बाद में कि आम पब्लिक की तरह ही अधिवक्ता नहीं, जितने भी लोग हैं उदयपुर, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उदयपुर पुलिस की है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज शाम तक लगभग सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन तो इसलिए देखने को मिला आप लोगों को क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर ये कार्रवाई कर लेते, इन्होंने सोचा होगा कि आम प्रार्थी जैसे थक हार जाता है वैसे ये अधिवक्ता भी थक हार जाएंगे। हम न्यायपालिका का चौथा आधार स्तंभ है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाते हैं, हमें संपूर्ण कानून का ज्ञान है, हमें कम आंकने का कोशिश नहीं करे उदयपुर पुलिस। इसलिए किसी भी अधिवक्ता के साथ यदि गलत होगा तो बार एसोसिएशन उसकी कार्यकारिणी सदैव अधिवक्ता के साथ खड़ी रहेगी। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 55 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। महिला ने मरने से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने विभाग के अफसरों पर मानसिक प्रताड़ना और रिश्वत की मांग का आरोप लगाया। घटना दिल्ली गेट हनुमान मंदिर के पास की है। आत्महत्या से पहले महिला ने अपने बेटे को फोन कर जहर खाने की सूचना दी। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और महिला को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
महिला की बेटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग के कुछ अधिकारी उनकी मां के स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति करना चाहते थे। इसके लिए मां से नौकरी बचाने की एवज में 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। लगातार मानसिक दबाव और धमकियों से तंग आकर उन्होंने इस आत्मघाती कदम उठाया। वीडियो में महिला ने कहा कि वह मजबूर होकर यह निर्णय ले रही है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। घटना की जानकारी मिलने पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के समय बड़ी संख्या में परिजन और समाज के लोग मोर्चरी पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। ये पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के मोबाइल से वीडियो जब्त कर लिया गया है जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद जैन समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला और आक्रोशित लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अरे हाँ अंकल, अरे बैठ जा अरे कहीं नहीं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मेरे कोई नौकर नहीं है। आप पे नो आप हम समझ गए ना, मेरा कोई नौकर नहीं है। मैं अंजू बाला दलाल की बेटी छोटी पुत्री मेरी मम्मी के साथ जया, शारदा, दिनेश इनके खिलाफ बहुत अतिका इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है। जहाँ मुसलमानों की सीटें थी, जहाँ हिंदू की सीटें थी, उन्होंने सब जगह अतिका के माध्यम से मुसलमानों को सीटें दी, जिससे मेरी मम्मी को भारी आघात हुआ। 2-2.5 लाख रुपए मेरे से भी मांगे थे जब मैंने ये फॉर्म भरा था। तो इनके पास मोमेडियन की मैंने 2 लाख के लिए मेरे को बोला था, तो इनके पास कोई कैंडिडेट आ गई थी 2.5 लाख की, तो उन्होंने उस पद पे उसको रख लिया जबकि वो 12वीं पास थी। और मैं वर्तमान में MA BEd MEd करा हुआ है। उसमें नियम होता है कि आपको अंक के हिसाब से नंबर मिलते हैं, लेकिन इनको वो सब इन सब चीजों की धज्जियां उड़ा दी जो सरकार ने बना रखी है चीजों की, और इनको बस पैसे खाने और नौकरी पे रखना है ताकि 10 महीने पहले वैकेंसी जो हो गई कानून में, उनको बोल देते हैं कि आज तुम्हारी खत्म हो गई है। 10वीं 12वीं पास को रख रखा है, जबकि अंक का आधार होता है उन पे सरकार ने नियम बना रखा है कि पढ़ाई के आधार पर नौकरियां लगाते, लेकिन ये हिंदू मुसलमान करते क्योंकि वो जो अतिका है वो सब मोमेडियन को ही नौकरियां लगवा रहा है। अभी हमारे मेरी मम्मी के जस्ट सामने पूरी हिंदू कॉलोनी है। सरकार का नियम होता है, आप लोग जानते हैं कि जिसकी जितनी आबादी होती है उसको उस वार्ड की भी नहीं है और उसको नौकरी लगा दी, जो कि इन्होंने सिर्फ पैसों के खातिर ये सारा हो रहा है। और अखबार में भी गलत न्यूज दी कि शव सौंप दिया, पोस्टमार्टम शव अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए हमको लोगों को गुमराह किया गया। सुबह के न्यूज़पेपर में आया था कि इनको शव कल शाम को सौंप दिया गया था, लेकिन ये झूठ खबर है। अभी तक हमारी मम्मी का शव हमको नहीं मिला है, वो उनको गिरफ्तार नहीं किया है क्योंकि वो बीजेपी के PA की वाइफ है। उनके ऊपर से आगे से प्रेशर चल रहा है। क्या पुलिस हमारी उदयपुर की इतनी कमजोर है कि एक व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती है? उसका प्रताप नगर में मकान है, जबकि हमको गुमराह कर रखा है क्योंकि हम एक गरीब परिवार से, BPL परिवार से। मैं सुमन कोठारी, मेरी नड़न के साथ बहुत गलत हुआ है, अधिकारियों ने बहुत गलत किया। मैं बीजेपी में 2 बार मंडल अध्यक्ष रही हुई हूँ।
मैं जिला में भी रही हुई हूँ, अभी मैं वर्तमान में महिला समृद्धि बैंक की डायरेक्टर हूँ। मेरी नड़न के साथ बहुत गलत हुआ है, उनके साथ न्याय करे, दोषी को पकड़े। पुलिस ने अभी तक कोई कार्य, उनके बच्चों को न्याय मिले। वो उनके आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता के लिए उन्होंने जान दे दी है। आप सब सहयोग करें। मैं लोकेश कोठारी, मृतका का भाई, आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बहन जैसी बोर्ड महिला ये इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जीने लायक नहीं रहेगा। एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला और 2 बार रहने वाली महिला का मैं आपके माध्यम से सीबीआई को भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच करे। आंगनवाड़ी बोलने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसमें जितनी बड़ी हेराफेरी है, न तो कभी प्रशासन ने ध्यान दिया और न कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने इसमें ध्यान दिया। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने मरने के 2 दिन पूर्व मेरे को भी नहीं कहा, पिछले 30 साल से भांजा और बहन अगर 1 मिनट भी कोई होता तो हम उसको तुरंत निपटा देते, चाहे वो दुनिया की कितनी भी बड़ी तोप होती। और आज मेरी बहन ने जो ये कदम उठाया, बहुत गलत कदम उठाया है, और चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ वो चारों गिरफ्तार हुए, चाहे किसी भी पद और किसी भी कद पे रही हुई पदाधिकारी की वो पत्नी हो, वो गिरफ्तार होनी चाहिए, नौकरी से निलंबन होनी चाहिए। और मेरी बहन की जगह जो आंगनवाड़ी में नौकरी करती थी, मेरे तीनों भांजों में से किसी को नौकरी मिले, और सरकार से निवेदन करता हूँ मैं उसको जो भी उचित मुआवजा है, क्योंकि वो एक आंगनवाड़ी की नौकरी करती थी और उस पे मेरे चारों भाई बहन डिपेंड थे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सख्त कार्रवाई हो। मैं स्वयं पार्षद हूँ एवं उनके एक भांजे की बहू जो शिल्पा पामेचा है वो भी पार्षद है। मेरी पत्नी खुद महिला समृद्धि बैंक से डायरेक्टर है। अगर हम जैसे व्यक्तियों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का इस शहर में जीने से कोई मतलब नहीं है। सरकार और सभी राजनीतिक नेताओं को कहना चाहता हूँ, न्याय दिलाए, न्याय दिलाए। धन्यवाद। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को उदयपुर में एक बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने स्वीकार किया कि पिछली सरकार में कांग्रेस जनता के साथ खड़ी नहीं रही और यही पार्टी की हार की एक बड़ी वजह बनी। डोटासरा ने कहा कि हम जनता के साथ खड़े नहीं थे, इसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने इस गलती से बहुत कुछ सीखा है। अब जनता हमारे साथ है और वह भी समझ चुकी है कि हमने कहाँ चूक की थी। उनके इस बयान को कांग्रेस नेतृत्व की पिछली कार्यशैली पर आत्मस्वीकृति और आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान एक और जहां संगठन के आत्मचिंतन को दर्शाता है, वहीं विरोधियों को कांग्रेस पर हमला करने का मौका भी दे सकता है। कार्यकर्ता सम्मेलन में डोटासरा ने यह भी कहा कि पार्टी अब पूरी तरह जनता से जुड़ने, स्थानीय मुद्दों को उठाने और नए सिरे से जनसंपर्क की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय होने और जनता के साथ मजबूत संवाद बनाने की अपील की। कम गए, जनता के मुद्दों के साथ कम खड़े हुए तो हमें नुकसान हो गया। अब बात समझ में आ गई, जनता को भी आ गई, हमको भी आ गई, नेताओं को भी आ गई। और राहुल गांधी जी ने स्पेशली मुझे, जूली साहब को और खड़गे साहब को ये कहा कि जो बागड़ में, मेवाड़ में जो कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी वो क्यों नहीं है, इस बात का रिसर्च करो, जनता के बीच में नीचे के लेवल पे आप जाओ और इस कांग्रेस को मजबूत करो और जो वर्कर काम कर रहा है उसको उसका हक मिले ये सुनिश्चित करो। तो ये संभाग स्तरीय था, फिर जिला स्तरीय होगा, फिर प्रशिक्षण शिविर होंगे और उसके बाद में बीएलए का प्रशिक्षण शिविर होगा। भाई हमने काम कम कर दिया करना, इसलिए दूसरे लोग आ गए। अब हम काम करेंगे तो भग जाएंगे, हम रहेंगे, सीधा सा। मुकाबला किससे मानते हो आप? बीजेपी से? मुकाबला तो बीजेपी है, सब बाप कहाँ है। वो तो हमारी कमियों से कि हम फील्ड में लोगों के पास नहीं गए, सही लोगों का चयन हमने करने में कहीं न कहीं हमसे चूक हुई, तो इसलिए नीचे के लेवल पे कांग्रेस कमजोर हो गई और निकल करके जो युवा साथी हैं उनकी जो भावनाएं थी उसके साथ हम लोग सीनियर लीडर खड़े नहीं हो पाए, तो वो लोग भागों ने दूसरा विकल्प चुन लिया। अब आज हम सब साथ में हैं और सब लोग फील्ड में जा रहे हैं
तो वापिस आप देखना चमत्कार होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैसेज तो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, मैसेज ये लेकर जा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं कोई कमी नहीं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं। तो ये संदेश लेकर जाना अपने आप में मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है हमारे दोतात्रा साहब की, रंधावा साहब की, हमारे नेतृत्व की, कि इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं जहां विचारों का खुलकर आदान प्रदान हो। जिस तरह से बीते 1.5 साल की जो आपने बात की, राहुल गांधी ने जो क्या कहना चाह रहे थे? राहुल जी ने वैसे तो पिछले 11 साल में भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर कृषि के 3 काले कानूनों तक और उसके बाद अब जाति जनगणना, ऐसे कई उदाहरण हैं, दर्जनों उदाहरण हैं, जहां राहुल गांधी जी के दबाव में आकर मोदी को यू टर्न लेना पड़ा और आगे भी लेना पड़ेगा। खैर अब ज्यादा समय नहीं बचा है मोदी सरकार का, मुझे नहीं लगता कि वो 2029 तक भी चल पाएंगे। जब तक भी चल रहे हैं यू टर्न ही लेते रह जाएंगे। राजस्थान के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं सरकार के काम को? आपको पूछते हुए भी हंसी आ रही तो मुझे बताओ, जवाब देते हुए कितनी हंसी आएगी? ये माहौल है अभी, यहाँ माहौल बहुत ही खराब है। लोग इंतजार कर रहे हैं और पछता भी रहे हैं कि क्या हो गया, ये कैसे किस तरह की सरकार है। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री, आपको मालूम ही है क्या हाल है। कन्हैयालाल हत्याकांड के 3 साल पूरे हो गए, आरोपियों को सजा नहीं मिली है, पूछिए क्या कहेंगे? अभी एक भाई इनको सिर्फ राजनीति करनी, फिल्म भी आएगी उस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, मुद्दा बनाना है, मुद्दे पर राजनीति करनी है। और जो कन्हैया जी के परिवार है उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? जब हमारी सरकार थी हमने उस वक्त एनआईए को सौंपने की मांग की, उसी वक्त हमने गिरफ्तारियां की, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुआवजा भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है और यही मुद्दे बना बना के ये लोग समाज में भी वैमनस्य पैदा करते रहे, लेकिन न्याय दिलवाने के वक्त ये लोग पीछे हटे। देखिए, वो उस समय इंडिया गठबंधन का मामला था, उस समय गठबंधन हुआ। आज जो बात हम वर्तमान में कर रहे हैं और हमारा जो पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है और ये पूरा वर्ष जो है संगठन को मजबूत करने के लिए दिया गया है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत क्या है। इस वागड़ के अंदर जहां कांग्रेस इतनी मजबूत रही, या 3 मुख्यमंत्री इस इलाके से रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े बड़े नेता रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के, आज धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे कमजोर क्यों हुए? राहुल गांधी जी ने स्पेशली बात की और आज हम लोग यहाँ मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस यहाँ मजबूती से आएगी। ऐतिहासिक रूप से बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति कर रही है। अब आप बताओ, किसी के भी जज जाए पूरे प्रदेश के अंदर, अगर कोई माई का लाल ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया हो, एक आदमी कह दे, बीजेपी का ही कह दे। आप उदयपुर में आप यहाँ की कोई स्कीम बता दो जो हम इन्होंने 1.5 साल में कर दी हो। यार इतनी बड़ी झूठ, इतना झूठ चलने वाला नहीं है। आज जनता को जवाब देना होगा। मैं कहता हूँ आपने 1.5 साल के अंदर महिलाओं को मोबाइल बांट रहे थे वो आपने बंद कर दिए, गरीबों को हम किट बांटते थे राशन के वो आपने बंद कर दिए, आपने इंदिरा रसोई को बंद करने का काम कर दिया, आपने बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, आप समय पे पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे। आपको पेंशन 1300 रुपए करनी थी वो आपने 1250 रुपए की है। आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। आपने अलग अलग प्रकार की जो छूट मिलती है किसान को वो सारी आपने बंद कर दी। तो आप कर कुछ नहीं रहे हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था की क्या हालत, कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर क्या हुआ, आज एनआईए जो जांच कर रही है क्या हुआ, लोगों को जमानत मिल गई। कांग्रेस ने तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए तुरंत अपराधियों को पकड़ा, उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी, 50 लाख का पैकेज दिया और ये लोग झूठ बोलते रहे। चुनाव के अंदर बात कर रहे थे, अभी ऐसा ही भर्ती की बात करूं, ये चुनाव में कह रहे थे भर्ती को रद्द करेंगे हम, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है। अब खुद ही कह रहे नहीं भर्ती तो सही हुई है, कुछ लोग हैं जिन पे हमने कार्रवाई कर दी और वो भी जमानत से आगे कोर्ट से आके वापस ज्वाइन कर ली। तो क्या आपने किया? चुनाव से पहले कहते थे आरपीएससी को भंग करेंगे, आज कहाँ चले गए? आज आरपीएससी क्यों नहीं भंग कर रहे? तो जो बातें उस समय कह रहे थे, लाल डायरी की बात आई थी, पता नहीं क्या क्या आई थी, अब तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि चुनाव से पहले ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भेज दो, कांग्रेस के नेताओं को डराओ, विपक्ष पे मुकदमे दर्ज करो, उनको कमजोर करने का काम करो और चुनाव आयोग से वोट जुड़वा दो और वोट कटवा दो।
यही काम इनका चल रहा है। तो ये सब लोग समझ गए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, पाकिस्तान का इलाज हो जाता है, पीओ का हमारे कब्जे में होता और ये लोग सरेंडर हो गए। ये हालत इन लोगों की आज पूरे राजस्थान की जनता ने इस चीज को देख लिया है। निकाय चुनाव में देखा जाए तो सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है, लोग उसकी तरफ जाते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हो? इनकी हालत खराब है भाई साहब, हालत खराब है। खुद मुख्यमंत्री जी अपने जिले के जिला प्रमुख के चुनाव नहीं करा पा रहे 1.5 साल के अंदर। अभी नौर के अंदर क्या हुआ, भादरा के अंदर क्या हुआ, यानी कि चुनाव की तारीख तय करके गायब हो जाओ, चुनाव अधिकारी बीमार होकर एडमिट हो जाता है। ऐसा तो कभी राजस्थान में नहीं हुआ। तो ये नगर निकाय के 1-1 साल होने को आ रही है, चुनाव नहीं करा पा रहे, पंचायत राज के चुनाव नहीं करा पा रहे, समय पूरा हो गया, संविधान का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान में लिखा है कि हर हाल में 5 साल में चुनाव कराने, 6 महीने ऊपर नीचे विपरीत कोई परिस्थिति है तो कर सकते हो, लेकिन वो भी आप नहीं कर पा रहे। तो ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, अपनी कमियों को छुपा रहे। कभी पता नहीं नमस्ते गंगा कोई अभियान चलाते, अब कोई पखवाड़ा चला रखा है। बताओ इस समय कहाँ से रास्ते नाप देंगे? बरसात का सीजन चल रहा है, फसल की बुआई चल रही है, खेतों के अंदर पानी भरा है। जब गर्मियों में करना था जो काम अब नहीं कर रहे। अब पक्षियों के परिंदे लगा रहे जयपुर के अंदर। अरे अब तो बारिश ही खूब होगी, जब गर्मी थी जब आपने परिंदे नहीं लगाए। ये हालत इन लोगों की। लोग बहके चले गए, नदी नालों में डूब गए, कोई मॉनिटरिंग नहीं सरकार की। कच्ची बस्तियों में पानी भर रहा है, शहरों के अंदर पानी भर रहा है, नाले साफ होने थे नहीं हुए, और आज स्थिति क्या है आप सब लोगों के सामने। तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। डबल इंजन का नाम लेते हैं, इंजन दोनों ही फैले इनके। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नगर निगम कर्मचारी पर जानलेवा हमले का हुआ खुलासा, 2 शीटर सहित 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने गंजा कर निकाला जुल्स। आंगनबाड़ी कर्मचारी की आत्महत्या को लेकर हुआ बवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद शांत हुआ माहौल। सारा क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने बोला धावा, परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट, घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।